सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड एम मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, फिर यहाँ पे वापस आना। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर वांग लिन हेफेंस के मैसेंजर के अगेंस्ट जीत कर भी हार गया, क्योंकि एंड मोमेंट पे ही हमने देखा था कि ली मुआन जोरू की सोल को डिवॉर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से ली मुआन की नेंसन सोल ने जोरू के बॉडी को छोड़ दिया और फिर वांग लिन ने उसकी सोल को अपनी हेवनली डिफाइंग बीट के अंदर डाल दिया। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन के पास अब कोई चॉइस नहीं होती, इसी वजह से वो जोरू की सोल को भी उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। और फिर इतने बड़े डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन बुरी तरीके से टूट जाता है, जिस वजह से वो जोरू का भी सामना नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से दूर चला जाता है। और अब आगे तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस प्लेनेट में अब बारिश हो रही थी, जहाँ पर हम दूर से वांग लिन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर अपने डोमेन को अंडरस्टैंड कर रहा था। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि 1 साल पहले हुए उस डोमेन बैटल में जो कि उस हेवन के मैसेंजर के अगेंस्ट हुई थी, तो उस बैटल से वांग लिन को अपने डोमेन के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी के साथ वो अपने मन में कहने लगता है कि वानियर, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस बार कोई दूसरा तरीका आजमाऊंगा और तुम्हें दोबारा से इस वर्ल्ड में वापस जरूर लाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपने मदर एंड फादर की सोल को बाहर निकालता है, जहाँ पर उसके मदर एंड फादर उसे एक बार मुड़कर देखते हैं और फिर वो लोग वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। असल में यहाँ पर वांग लिन ने अपने मदर एंड फादर की सोल को वहाँ से रिलीज कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी उन्हें रिवाइव नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से वो उन दोनों की सोल को फ्री कर देता है ताकि वो लोग किसी और रियलम में जाकर रीइंकार्नेट हो सके। इसी के साथ हमें जोरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन ने भले ही उसका सामना ना करने की वजह से उसे अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन उसने अपनी पूरी मॉस्किटो आर्मी को उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर तैनात करके रखा था, क्योंकि इस प्लेनेट पर बहुत से मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब से जोरू जागी हुई है वांग लिन उससे एक बार भी मिलने नहीं आया, क्योंकि वांग लिन बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसके पास हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसी सिचुएशन में जोरू का सामना करे, लेकिन वो जोरू को ऐसे अकेला भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बीस्ट में से बहुत से बीस्ट को जोरू को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर छोड़ रखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि समय समय पर जैसे ही जब भी कोई बीस्ट यहाँ जोरू पर अटैक करता तो वो मॉस्किटो बीस्ट आकर उसकी जान को बचा लेते थे, जो देखकर जोरू भी समझ जाती थी कि ये कहीं ना कहीं अंकल वांग लिन का ही काम होगा। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंकल वांग लिन उसे छोड़कर क्यों चले गए और अचानक से ऐसा क्या हो गया। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि बहुत सा बार ऐसा भी हुआ है कि लिटिल व्हाइट पर बैठकर जोरू ने उस मॉस्किटो बीस्ट का बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वो बीस्ट एक तो फ्लाई कर सकता था, ऊपर से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से वो हवा में गायब हो जाता और ये दोनों उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन वांग लिन से फिर भी मिलने के लिए जोरू रोज उस मॉस्किटो का पीछा करती थी, लेकिन उसे फिर भी वांग लिन का कहीं भी अता पता नहीं चलता। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि वांग लिन ने जाने से पहले जोरू की जितनी भी मेमोरीज थी ली मुआन से रिलेटेड वो उन सभी को इरेज कर देता है। इस वजह से जोरू को अब कुछ भी याद नहीं कि आखिर ली मुआन कौन थी या फिर ली मुआन की सोल भी कभी उसकी बॉडी में हुआ करती थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जोरू ने ऑलमोस्ट आधे प्लेनेट को पूरी तरीके से छान मारा था, लेकिन उसे वांग लिन का कोई भी अता पता नहीं चलता। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस को हमेशा जोरू पर रखता था, ताकि जब भी जोरू पर कोई बड़ा अटैक हो तो वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। रही बात जोरू के खाने पीने की, तो वहाँ पर वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को हर 3 से 4 दिन में चारों तरफ फैला देता था, जिससे जोरू को भूख नहीं लगती थी। साथ ही यहाँ पर लिटिल वर्ल्ड भी उसकी देखभाल के लिए हमेशा बीच बीच में उसके लिए फ्रूट्स लाया करता था, जिस वजह से जोरू को खाने पीने की फिक्र बिल्कुल नहीं होती थी। इसी के साथ हमें वांग लिन का बताया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि वांग लिन का जो डोमेन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के स्टेज पर पहुंच चुका था। इसी के साथ वांग लिन इस वक्त सोल फॉर्मेशन के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि बस एक स्टेप दूर और फिर वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा। लेकिन उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल जेड की जरूरत होगी, ताकि वो उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाए। यहाँ पर वांग लिन अच्छे से जानता था कि एक बार वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाए तो इसकी मदद से वो सीतुनन को भी रिवाइव कर पाएगा। यहाँ पर सीतुनन का सोचते ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपनी हेवनली डिफाइंग बीट को निकालकर उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो सीतुनन की सोल के सामने जाकर बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सीतुनन की जो सोल थी वो इस वक्त तक सॉलिड थी, जो कि पहले कभी ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, लेकिन इसी के साथ वांग लिन जैसे उसके अंदर के प्रेशर को चेक करता है तो वो पाता है कि उसके अंदर का
प्रेशर 2 ध्यान से भी ज्यादा हाई है। इसी के साथ हमें वहाँ पर ली मुआन के सोल को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग लिन उसके पास चला जाता है और हमें बताया जाता है कि ली मुआन के आसपास एक स्पेशल टाइप का लिक्विड फ्लो कर रहा था, जो कि उसके सोल को लगातार रिपेयर करने का काम कर रहा था। यहाँ पर ली मुआन को देखते साथ ही वांग लिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करने लगता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि वानियर, तुमने मेरे लिए 300 साल तक वेट किया है और मैं इसकी कीमत तुम्हें जरूर अदा करूंगा। मैं वांग लिन मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तब तक वेट करता रहूंगा जब तक कि तुम अपनी आंखें ना खोल लो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वानियर की सोल के फोरहेड पर किस करता है, जिससे हम देखते हैं कि वानियर की सोल अचानक से शेक करना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा हो। और फिर हम देखते हैं कि वांग लिन उसे हक करता है और उसके आंखों के सामने उसकी और वानियर की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें याद करते साथ ही वांग लिन का दिल बहुत ही ज्यादा दुखता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अचानक से उस हेवनली डिफाइंग बीट से बाहर आ जाता है और उस माउंटेन की टॉप पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वांग लिन अकेला होता है। हमें बताया जाता है कि भले ही वांग लिन उस हेवनली डिफाइंग बीट के बाहर आ चुका हो, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी बीट के अंदर है। इसी के साथ वांग लिन ये जानता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन अपने आसपास उन सेलेस्टियल जेड को रखकर एक सर्कल बना लेता है, ताकि वो उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू कर जाए। इसी के साथ हमें जोरू का बताया जाता है, जहाँ पर जोरू अभी भी वांग लिन की तलाश कर रही होती है, क्योंकि उसे वांग लिन से पूछना था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो उसे छोड़कर चला गया। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 तरीके हैं, लेकिन इस वक्त सेलेस्टियल जेड वाला मेथड ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, पर उसके लिए बहुत से सेलेस्टियल जेड की जरूरत होगी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वांग लिन के पास फिलहाल के लिए इनफ तो है, लेकिन उसे अभी और सेलेस्टियल जेड की जरूरत होगी, जिसके लिए वो वापस से सुजाकू प्लैनेट जाएगा, पर उससे पहले वो इन सभी को अब्सॉर्ब कर लेना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर बैठकर उन सेलेस्टियल जेड की एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने में लग जाता है, जो कि इजीली इसके बॉडी में चली जाती है, लेकिन जो उसकी नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जीज थी जो कि उसकी बॉडी में अभी भी मौजूद है, वो उस सेलेस्टियल एनर्जी से फाइट करना शुरू कर देती है और उन्हें ब्लॉक करने में लग जाती है। पर हम देखते हैं कि वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाती और सेलेस्टियल एनर्जी वांग लिन के पूरी बॉडी में चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि सेलेस्टियल जेड एनर्जी को अपनी बॉडी में डेवलप करने के लिए 2 तरीके हैं, जिनमें से एक ये कि पहला तो अपने अंदर इंटेंस अमाउंट में सेलेस्टियल एनर्जीज को अब्सॉर्ब करो और जो तुम्हारी नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बाहर फेंक दो। पर क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदों को अपने अंदर इस सेलेस्टियल एनर्जी को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए 100 ईयर्स तक के लिए क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन करना पड़ता है, और जो कि सभी ट्राई करते हैं और सबसे ज्यादा सेफ भी है। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, तुम उसे ही रिफाइन करके सेलेस्टियल एनर्जी में चेंज कर लो, जिससे बंदे की जो नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि उसने इतने सालों की कल्टीवेशन से गेन की थी, वो तुम्हारी वेस्ट नहीं होगी और इसी के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन करने की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। एंड द प्लस पॉइंट ये कि इसके वजह से अब तुम्हें 100 ईयर्स की क्लोज डोर कल्टीवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। यू गाइस वेरी वेल नोन कि वांग लिन क्या चुनने वाला है। हाँ जी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 100 सालों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से कंप्रेस करके उन्हें रिफाइन करने में लग जाता है। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 3 मंथ्स गुजर जाते हैं और फिर जैसे ही वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसने सारे सेलेस्टियल जेड की एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन वो अभी बस सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बस 1% तक ही पहुंच पाया था। साथ ही उसकी जो नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी अभी पूरी तरीके से सेलेस्टियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई थी। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है, जो देखकर वांग लिन में कहने लगता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि क्यों सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा कम है, क्योंकि उन्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही ज्यादा सेलेस्टियल जेड की जरूरत होती है और सेलेस्टियल जेड सिर्फ सेलेस्टियल रियलम्स में ही पाए जाते हैं। पर सेलेस्टियल रियलम तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब सेलेस्टियल जेड बहुत ही ज्यादा रेयर है। ये इतने ज्यादा रेयर है कि सिर्फ गिने चुने बड़े सेक्ट के पास ही सेलेस्टियल जेड होते हैं। इसी पल हम देखते हैं कि वांग लिन को सोल रिफाइनिंग सेक्ट की याद आती है, क्योंकि अब वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एक कोर डिसाइपल है, और जिसका मतलब ये कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में जितने भी सेलेस्टियल जेड होंगे उन सभी को वांग लिन इजीली यूज करता है। लेकिन अगर फिर भी वो सारे सेलेस्टियल जेड जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में मौजूद है वो भी वांग लिन के लिए इनफ नहीं हुई, तो उसे उनके लिए दूसरे सेक्ट से फाइट करना होगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन अब सोल रिफाइनिंग सेक्ट पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ हमें वापस से जोरू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर अंकल उसे छोड़कर
छोड़कर कहाँ चले गए कि तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके पीछे एक फिगर अपीयर होता है जो कि उसका नाम लेकर पुकारता है। जैसे ही ये आवाज जोरू के कानों में जाती है तो उसे ये आवाज बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लगती है और वो पीछे मुड़कर कहने लगती है कि अंकल आप आ गए, आखिर आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे। जिस पर वांग लिन बताने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम था, इसी वजह से मैं यहाँ से चला गया था। जिसके बाद वो जोरू से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम अपने मदर एंड फादर से मिलना चाहती हो। जिसे सुनते ही जोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लिटिल व्हाइट और उसे अपने उसी पगोड़ा के अंदर डालकर उन्हें अपने साथ रखकर उस प्लेनेट को छोड़ देता है। जिसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने स्टार कंपास में बैठकर सीधा सुजाकू प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। जिसके साथ ही जैसे ही वो सुजाकू प्लेनेट में एंटर करने वाला होता है उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फील होता है और फिर जैसे ही वो सुजाकू प्लेनेट में आता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा वॉर हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को ये खबर भी मिल जाती है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से 4th इमॉर्टल क्लैन वर्सेस सुजाकू कंट्री और बाकी के जो 5 मेजर कंट्रीज और सेक्ट्स हैं उनके बीच बहुत ही घमासान बैटल हुआ था। यहाँ पर ये सब कुछ देखते साथ ही वांग लिन सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के बाहर एक पावरफुल से बैरियर को देखता है तो वो समझ जाता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट अभी भी सेफ है। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि बीते कुछ सालों में जो वॉर हुई थी तो उस वॉर की वजह से क्यांग फैन ने 4th इमॉर्टल क्लैन के साथ एक डील किया था जिसके अंडर की रैंक 3 के अंडर जितनी भी कंट्रीज है वो सभी 4th इमॉर्टल क्लैन से बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर सुजाकू बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था और अब वो बार बार इनसे फाइट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से इन लोगों ने एक समझौता कायम किया और जिस वजह से 4th इमॉर्टल क्लैन के अंडर में जितने भी रैंक 3 की कंट्रीज है वो सभी आ चुकी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन उस सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर एंटर हो जाता है। साथ ही उसे ये भी दिखता है कि यहाँ पर अब डिसाइपल्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और जो माउंटेन के टॉप पर जो 9 गोल्डन रिंग्स हुआ करती थी जो कि ये बताती हैं कि इस वक्त सोल रिफाइनिंग सेक्ट में 9 सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स हैं, वो रिंग्स अब घटकर बस 3 ही रह चुकी थी। इसी दौरान वांग लिन को अपने पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि दू तियान की ही होती है और वो वांग लिन को देखते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली तो तुम यहाँ पर आ ही गए। यहाँ पर वांग लिन दू तियान को देखते ही समझ जाता है कि उसकी लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। जिस पर दू तियान उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो पर चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी कुछ साल बचे हुए हैं। जिसके बाद वो वांग लिन की कल्टीवेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, बस तुम्हें थोड़ी और सेलेस्टियल एनर्जीज की जरूरत होगी, फिर तुम फाइनली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लिए ब्रेक थ्रू भी पूरी तरीके से कर जाओगे और जो प्रोग्रेस तुमने अभी 1% तक की है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि पर मेरे पास जितने भी सेलेस्टियल जेड्स थे मैंने उन सभी को यूज कर लिया है और अब मेरे पास एक भी सेलेस्टियल जेड नहीं है, तो क्या आप मेरी इसमें थोड़ी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि दू तियान बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम यहाँ पर बस सेलेस्टियल जेड के लिए आए हो और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे पास सेलेस्टियल जेड इनफ होती तो शायद तुम यहाँ पर लौट कर ना आते। जिस पर वांग लिन स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे वो 1 बिलियन सोल फ्लैग भी तो चाहिए। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ, मेरे मरने के बाद जब मेरी सोल भी उस फ्लैग के अंदर फ्यूज हो जाएगी तो उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर ये फ्लैग और ये पूरा का पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्ट भी तुम्हारा हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कि तुम इस सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनना भी चाहो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहूंगा कि तुम्हें इस सेक्ट की हमेशा हिफाजत करनी होगी। यहाँ पर वांग लिन उसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेक्ट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दू तियान आसमानों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि बिग ब्रदर, मुझे यकीन है कि मैंने जिस बंदे को हमारा सक्सेसर चुना है वो हमारे सेक्ट को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये कहते साथ ही वो वांग लिन से कहता है कि मुझे फॉलो करो। जिसके बाद वो वांग लिन को एक फॉरबिडन एरिया में ले आता है जहाँ पर एक वॉर्टेक्स टाइप का था, जिसके अंदर से वो होते हुए वांग लिन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर 30 सेलेस्टियल जेड से बनी हुई कुछ टैबलेट टाइप की चीजें रखी हुई थी और जिनमें की सेलेस्टियल एनर्जी बहुत ही हाई अमाउंट में मौजूद था। जिसके बाद दू तियान से कहने लगता है कि जब हम सुजाकू कंट्री के साथ अपने प्लेनेट को छोड़कर इस प्लेनेट पर आए तो तब हमारे पास बस यही कुछ रेयर ट्रेजर्स मौजूद थी जिसे कि हमने आज तक यूज नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर इससे भी तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हो तो फिर हम दूसरा सेक्ट में जाकर वहाँ से सेलेस्टियल जेड्स को चुरा लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए हम फाइट भी करेंगे। यहाँ पर दू तियान की इतनी फनी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन डिस्माइल करता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि दू तियान वहाँ पर वांग लिन के लिए एक फॉर्मेशन को बना देता है जिससे वांग लिन की जो सेलेस्टियल जेड्स का अब्सॉर्ब करने की स्पीड थी वो अभी पहले से कई गुना ज्यादा बूस्ट हो जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन उन सेलेस्टियल जेड की एनर्जीज को अब्सॉर्ब
अब्सॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है। ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वांग लिन ने ऑलमोस्ट सभी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लिया था और अब बस 2 ही सेलेस्टियल जेड मौजूद थी। पर जैसे ही वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि एट द एंड वो 2 सेलेस्टियल जेड्स भी डस्ट में चेंज हो जाती हैं और फिर वांग लिन वहां से बाहर आते हुए दूतियान की तरफ देखने लगता है, जो देखकर दूतियान भी कहने लगता है कि चलो फिर अब हम दूसरे सेक्ट में जाते हैं और वहां से जाकर सेलेस्टियल जेड को ले आते हैं, जिस पर वांग लिन स्माइल करते हुए उसके साथ चला जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस से एक वर्टेक्स के थ्रू डेमोनिक इंसेक्ट क्लैन के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर आधे साथ ही हम देखते हैं कि दूतियान अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और निकालते साथ ही कहने लगता है कि मैं दूतियान सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर यहाँ पर तुम लोगों से कुछ लेने आया हूँ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी भी आ जाती है। ये साथ हमें एक बात यहाँ में बताई जाती है कि इससे पहले भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो फर्स्ट एंसेस्टर था वो भी इसी सेक्ट के पास एक बार आया था और बिल्कुल जैसे दूतिया ने अभी कहा उसने भी उसी लहजे में इन लोगों से कहा था कि मैं यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट से आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और वो भी इन लोगों से सेलेस्टियल जेड लेने ही आया था। यहाँ पर वो ओल्ड मैन ये सारी बातें सुनते साथ ही कहता है कि दूतियान इस वक्त हमारे पास कोई भी सेलेस्टियल जेड मौजूद नहीं, क्योंकि 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के अगेंस्ट जो वॉर हमने किया था उसमें हमने बहुत सी चीजों को लॉस्ट किया है। इसी दौरान वो लेडी कहने लगती है कि दूतियान आखिर ये तुम किसके लिए कर रहे हो। तभी उसकी नजर वांग लिन पे जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम ये सब बस इस लड़की के लिए कर रहे हो, ये आखिर क्या रोल प्ले करेगा आने वाले वॉर में। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पर अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालते साथ ही उन पर एक छोटा सा अटैक करता है। यहाँ पर उसके इस अटैक को देख के साथ ही वो दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है। जिसके बाद वो वांग लिन से पूछते कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वांग लिन अपना नाम चेंग न्यू बताता है। जिसके बाद वो उन दोनों से सवाल करता है कि तो एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को अब भी लगता है कि मैं इस आने वाले वॉर में कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसे ही वो लोग चेंग न्यू सुनते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने की लू यानफेंग को और उस डीमन क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया। ये दोनों मिलकर चाहे तो लू यानफेंग को तो हरा सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर भी डीमन क्लैन के एंसेस्टर को तो नहीं हरा सकते थे। इसी दौरान दूतियान उन दोनों से कहता है कि हमारा वक्त जाया मत करो और चुपचाप वो सेलेस्टियल जेड्स हमारे हवाले कर दो। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी दूतियान से कहने लगती है कि हम तुम्हें सेलेस्टियल जेड तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि जब भी हमारी फाइट 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन के अगेंस्ट होगी तो तुम लोग हमारी हेल्प करोगे। जिस पर दूतियान कहने लगता है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जो सुनते साथ ही वो ओल्ड लेडी सेलेस्टियल जेड से भरा हुआ हो बैग दूतियान को दे देती है, जिसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि दूतियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वांग लिन ये बहुत अच्छे से समझ चुका था कि 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर कितनी ज्यादा मैसिव है, क्योंकि उसी की वजह से दूतियान ने बहुत इजीली ही इनको धमका कर इनसे वो सेलेस्टियल जेड ले लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये दोनों वेरियस सेक्ट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी ऐसे ही चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही हमें बताया जाता है कि कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर दूतियान वांग लिन से कहने लगता है कि शायद इतना तुम्हारे लिए इनफ होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाओ तो आगे से तुम्हें खुद ही सेलेस्टियल जेड्स को अपने दम पर हासिल करना होगा। यहाँ पर उसकी ये बात वांग लिन अच्छे से समझ जाता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि वांग लिन कैसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है। वीडियो पर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और भूलना मत कि 30 मई को रीनेगेट इमॉर्टल की मूवी आ रही है जो कि तुम्हें हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।